सिंदूर का कर्ज। मुंबई के रईसी इलाके में एक बड़ी आलीशान कोठी के बाहर एक महंगी गाड़ी खड़ी थी। कोठी से रमेश बाहर निकलता है और गाड़ी में बैठकर ड्राइवर से कहता है, फैक्ट्री चलो। रमेश के कपड़ों की फैक्ट्री है। वह अलग अलग डिज़ाइनर से कपड़ा डिज़ाइन कराता है और उन डिज़ाइंस के थान बनवाकर मार्केट में बेचता। यूँ तो सब ठीक है, पर रमेश की कंपनी के कई डिज़ाइन प्रचलित हैं, लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा जो लोग पसंद करते हैं वो हिंदुस्तान की अलग अलग राज्यों के पारंपरिक डिज़ाइन के प्रिंट। यूँ तो सब ठीक है, पर एक चीज़ उसके मन को हमेशा बेचैन करती है और वो है उसकी कंपनी का पारंपरिक डिज़ाइन, जो एक ब्रांड बन चुका है। वह डिज़ाइन उसको जानी पहचानी सी लगती है, लेकिन पूरे तरीके से वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या है वो डिज़ाइनर, कौन है वो जो उसको वह डिज़ाइन भेजता है। इस डिज़ाइनर ने ना तो कभी अपने नाम की ना पैसे की बात की। रमेश यही सोचता कि वह डिज़ाइनर आखिर गुमनाम क्यों है। एक दिन रमेश ने फैसला किया कि किसी भी तरह पता लगाना होगा कि वह गुमनाम शुभ चिंतक डिज़ाइनर कौन है। फिर रमेश ऑफिस के स्टाफ को अपने केबिन में बुलाता है और पोस्ट ऑफिस भेजते हुए कहता है, तुम यह पैकेट लेकर जाओ और वहाँ से पता करो कि यह कोरियर कौन भेजता है। उसका नाम, फ़ोन नंबर, पता जो भी मिले लेकर आना। स्टाफ पोस्ट ऑफिस जाता है तो वहाँ से उसे बहुत कम जानकारी मिल पाती है। कोरियर भेजने वाले का वह जानकारी लेकर नौकर स्टाफ रमेश के पास जाता है। उतना सा पता मिलने पर भी रमेश चौंक जाता है। वह चुपचाप पता ले लेता है और मैनेजर को ऑफिस संभालने के लिए कहकर बांद्रा शहर की तरफ निकल जाता है। बिना किसी पुख्ता पता होने के बावजूद रमेश एक घर के सामने जाकर रुकता है और दरवाज़ा खटखटाता है। 2 मिनट के बाद दरवाज़ा एक औरत खोलती है। आम सी शक्ल सूरत और कपड़ों में वह औरत रमेश को देखकर चौंक जाती है। अंदर जाकर वो उस औरत से पूछता है, तारा तुम यह सब क्यों कर रही हो? तारा मुस्कुराकर बस इतना कहती है, आपको मेरा नाम याद है? बस इतना काफ़ी है मेरे लिए। रही बात मेरे करने की, तो जितना वक्त मेरे पास बचा है मैं आपके लिए, आपकी तरक्की के लिए करती रहूँगी। आने वाले कई महीने का काम भी तैयार करके रख रही हूँ। एक लड़की को यही काम सिखा भी रही हूँ। रमेश की आंखों में शर्मिंदगी के आंसू आ जाते हैं। वह चुपचाप वहाँ से चला जाता है। उसके बाद 1-2 बार तारा के पास गया भी था। उसने इस बारे में किसी से कुछ नहीं बताया, लेकिन उसका ड्राइवर बहुत पुराना था और एक तरीके से घर का सदस्य भी था वो। उसे अंदेशा हुआ कि साहब का उस दूसरी औरत के साथ कुछ गलत रिश्ता है। उसे रमेश की पत्नी माया और बच्चों की चिंता हुई। एक दिन ड्राइवर ने मौका देखकर माया को रमेश और तारा के बारे में बता दिया। माया को विश्वास नहीं हुआ और ड्राइवर को वहाँ से जाने के लिए कहती है। बहुत देर तक परेशान रहने के बाद वह सोचती है कि सच क्या है। रमेश से ही पूछती हूँ। वह रमेश का ऑफिस से आने का इंतज़ार करती रही। शाम को जब रमेश ऑफिस से आता है तो माया खाना लगाती है और रोज़ की तरह दोनों साथ में खाना खाते हैं। जब नौकर चला जाता है तब माया सीधे सीधे पूछती है, तारा कौन है? तारा का नाम सुनते ही रमेश घबरा जाता है, लेकिन उसके चेहरे पर झूठ की घबराहट नहीं थी। रमेश माया को बताता है कि तारा उसकी पहली पत्नी है, जिसे उसने तलाक दे दिया था। माया को याद आता है कि रमेश ने शादी से पहले ही उसे अपनी पहली पत्नी और तलाक के बारे में बताया था, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि फिर से वह तारा से क्यों मिलने लगा है।
वह पूछती है, तुमने तो मुझे तलाक का कारण तुम्हारी नापसंद बताया था, तो अब उससे फिर क्यों मिल रहे हो? मैंने तुम्हारी सच्चाई की आदत को पसंद करके ही हाँ करी थी, तो अब यह धोखा क्यों दे रहे हो? रमेश उसका हाथ पकड़कर कहता है, आज तुम्हें सब सच बताऊंगा। तारा गांव की बहुत सीधी सादी, कम पढ़ी लिखी और पुराने रिवाजों के मानने वाली लड़की थी। मेरे और उसके पिताजी पुराने दोस्त थे। पिताजी ने मुझसे बिना पूछे अपने दोस्त को तारा के लिए हाँ कर दी थी, परंतु पिताजी के वचन को झुठलाने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। तारा से मेरी शादी हो गई। बिल्कुल ही देहाती थी तारा। मैं उसको कहीं लेकर नहीं जाता था। वह घर में रहती और माँ का हाथ बटाती। यूँ तो हमारे बीच में कोई संबंध नहीं था, लेकिन उसकी एक हुनर का मैं कायल था। उसकी हस्तकला की कलाकारी बहुत सुंदर और अनोखे डिज़ाइंस बनाती थी। जब मैंने एक बार तारीफ़ करी तो उसने बिना किसी लालच के सारे डिज़ाइन मुझे दे दिए और कहा कि आप ले जाइए, आपके काम आएंगे। सचमुच उसके डिज़ाइंस ने धूम मचा दी और मेरा कारोबार रातों रात तरक्की कर गया। 7 साल पहले तुमसे मुलाकात हुई तो पहली नज़र में मैंने तुमसे शादी करने का मन बना लिया था। माँ पिताजी तो पहले ही चल बसे थे। मैंने तारा को सब सच बताया तो उसने बस इतना पूछा, आप खुश हैं ना उनके साथ? मेरे हाँ कहने पर तारा ने बिना सोचे तलाक के कागज़ पर हस्ताक्षर कर दिए। हम दोनों की शादी हो गई। मैं तुमसे हमेशा कहता था ना कि कोई खूबसूरत पारंपरिक डिज़ाइन भेजता है, वो तारा ही है। उसने कहा था, मैं तलाक नहीं जानती, आपको पति माना है और हमेशा आपकी पत्नी ही रहूँगी। मेरी मांग में आपका ही सिंदूर लगेगा। जब मैं उससे मिलने गया था तब पता चला कि वह अपने पिताजी की जायदाद से जीवन चला रही है और मेरे लिए मेहनत करती है। वह आज भी खुद को मेरी पत्नी मानती है। वह मरने वाली है। सांस की बीमारी के चलते उसके पास अब कुछ ही दिन बाकी हैं। मैं उसको सिर्फ दवाई देने जाता हूँ। उसने मेरी कंपनी के डिज़ाइंस के लिए आगे तक का इंतज़ाम कर दिया है। कहते हुए रमेश बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहा था। माया ने बस इतना कहा, सो जाते हैं, कल सुबह नाश्ता करके चलना है। रमेश ने पूछा, कहाँ? बिना कोई जवाब दिए माया सोने चली गई। अगले दिन नाश्ता करके दोनों घर से निकले। माया ने ड्राइवर से कहा, बांद्रा शहर चलो। रमेश यह सुनकर चौंक गया और चुप रहा। वहां पहुंचकर दरवाज़ा खुलवाया तो दोनों को देखकर तारा असमंजस में पड़ गई। माया ने तारा का हाथ पकड़कर सोफे पर बैठाया और कहा, मुझे तुम्हारी बीमारी का पता है, जानती हूँ वक्त बहुत कम है, इसलिए और कुछ तो नहीं दे सकती, परंतु जो तुम्हारा सबसे बड़ा हक है आज वो तुम्हें देने आई हूँ। यह कहकर माया ने पर्स से सिंदूरदानी निकाली और रमेश के आगे करके बोली, तारा को उसका हक दे दो जो तुमने आज तक नहीं दे पाए। रमेश चुटकी में सिंदूर लेता है और तारा की मांग भर देता है। तारा के चेहरे पर दिल खोलकर मुस्कान आती है और आंखों में आंसू। वह माया का हाथ पकड़कर गले लगती है और आखिरी सांस ले लेती है। अपने आखिरी वक्त में रमेश के प्यार भरे हाथों से सिंदूर पाकर वह सब कुछ पा चुकी थी। धन्यवाद दोस्तों। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू। धन्यवाद।